अब देखते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्री, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। स्टमक में दो तरीके की ग्लैंड्स होती, दो तरह की ग्लैंड्स है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दैट। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो यहाँ पे है और पाइलोरिक ग्लैंड्स जो यहाँ पे है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड पाइलोरिक ग्लैंड्स। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, पहले पाइलोरिक का बता देता हूँ। पाइलोरिक ग्लैंड्स है ना, उसमें जी सेल्स है एंड जी सेल्स सिक्रीट द हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन। वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, हम गैस्ट्रिन के बारे में देख चुके हैं ऑलरेडी। हम अभी गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीन तरह की सेल्स है। एक है म्यूकस नेक सेल्स। एक बात पूछता हूँ, यानी जवाब भी मैं ही दूंगा। MUCUS कब लिखते हो आप म्यूकस, और MUCOUS कब लिखते हो म्यूकस? ओके, म्यूकस जब सिक्रीशन है ना तो वो MUCUS है, और जब वो सेल या ग्लैंड है ना तो MUCOUS है। ओके, मैंने कभी एक सवाल ये किसी स्टूडेंट को पूछा था तो उसका जवाब था कि कुछ नहीं, जब मन आया तो ये लिख देते हैं, जब मन आया तो वो लिख देते हैं। खैर, याद रखना ये फ़र्क है। सिक्रीशन अलग है और उसका स्पेलिंग अलग है, और ग्लैंड या सेल का स्पेलिंग अलग है। तो इट सिक्रीट्स म्यूकस, प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह वो काम करता है म्यूकस। एसिड खा जाएगा ना स्टमक वॉल को। उसके बाद नेक्स्ट सेल जो है वो है पेप्टिक या चीफ सेल। पेप्टिक या चीफ सेल, इट सिक्रीट्स पेप्सिनोजेन, जो फिर कन्वर्ट होगा इनटू पेप्सिन, और वो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। और पैराइटल सेल, ऑक्सिंटिक ग्लैंड्स होती है, उसमें ये पैराइटल सेल होती है। तो कभी कभी इसको ऑक्सिंटिक सेल भी कहते हैं, या ऑक्सिंटिक ग्लैंड्स के अंदर पैराइटल सेल, ऐसा भी कहा जाता है। इसके दो सिक्रीशंस होंगे, HCl जो कि गैस्ट्रिक एसिड, और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। देखिए, विटामिन B12 जो है ना डाइट में जो हम खाते हैं, उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। अब ये विटामिन B12 उसको एब्सॉर्प्शन करवाने वाले जो रिसेप्टर्स है वो बैठे हैं वहाँ इलियम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड में, और B12 को वहाँ तक ले जाना पड़ेगा प्रोटेक्टेड। ओके, फिर वो इलियम से एब्सॉर्ब हो जाएगा वो विटामिन B12, उसको वहाँ तक ले जाने का काम ये इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल करता है। ठीक है, तो याद रखना इस बात को, क्यों इलियम तक ले जाना है, क्योंकि रिसेप्टर उसके वहाँ पे है ना। और तो फिर व्हेन वी ईट द विटामिन B12 इन द डाइट, तो वो स्टमक में जाने के बाद इसके साथ कंबाइन करेगा इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, फिर दोनों जाएंगे ऑल द वे टू द इलियम, और फिर वहाँ से B12 एब्सॉर्ब होगा। तो ये एक फंक्शन, मैं फंक्शंस ऑफ स्टमक बता रहा था। उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, उसके बाद HCl का फंक्शन है टू प्रोवाइड एसिडिक pH 1.5 से 3 के बीच में। क्यों? क्योंकि पेप्सिन की एक्शन जो है ना वो एसिडिक pH में ही होती है। उसके बाद पेप्सिन का काम क्या? इट्स अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो अबाउट 10 to 20% digestion of proteins occurs in the stomach by the action of pepsin. देखिए ना, सलाइवा में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का एंजाइम था और फैट डाइजेशन का, प्रोटीन डाइजेशन का था ही नहीं। तो ये यहाँ शुरू हो गया
स्टमक में बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन। अच्छा, यहाँ शुरुआत होती है, लेकिन उसके अलावा इसके कुछ खास पहलू भी है। ये जो डाइजेशन है ना, ये फर्दर एसिड सिक्रीशन के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। प्रोटीन डाइजेशन के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को और करवाते हैं, तो इसलिए ये पेप्सिन के एक्शन भी ज़रूरी है। और दूसरा, मीट कोलेजन जो होता है उसको जनरली दूसरे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते उसको, पेप्सिन ही चाहिए उसके लिए, तो याद रखना इस बात को। उसके अलावा बाकी जो एंजाइम्स है ना, उसमें कौन से, एक तो रेनिन, RENNIN, तो ये ना केसिनोजन इन द मिल्क टू कन्वर्ट इनटू केसिन करवाता है ये, या कह लो कर्डलिंग ऑफ द मिल्क, ये इसका फंक्शन है। RENNIN, RENIN जो है वो रेनिन जो किडनी से सिक्रेट होता है वो, ये RENNIN ये एंजाइम है ना मिल्क डाइजेशन या मिल्क प्रोटीन डाइजेशन या कर्डलिंग ऑफ द मिल्क। पर ये मोस्टली चिल्ड्रन में है, यानी एडल्ट्स में ये इतना पाया नहीं गया, वो चिल्ड्रन में देखा गया, एडोलेसेंट एज तक। तो रेनिन, उसके बाद लाइपेज भी है एक, गैस्ट्रिक लाइपेज है। गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम है लिपिड डाइजेशन के लिए, ये ट्राइब्यूटिरेज है बेसिकली, मतलब ये ट्राइब्यूटरिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। ट्राइब्यूटरिक एसिड इज बटर फैट, ओके। तो ये कुछ एंजाइम्स और उनके फंक्शंस या ओवरऑल गैस्ट्रिक जूस के फंक्शंस। और गैस्ट्रिक जूस कन्वर्ट्स द फूड इनटू द काइम और शाइम, whichever way you want to pronounce। अच्छा, अब देखते हैं कि वो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन है, पैराइटल सेल है ना, पैराइटल सेल का ये कैनालिक्यूलस है, तो यहाँ पे प्रोटॉन पंप होता है, H+K+ एटीपेज पंप या प्रोटॉन पंप। तो यहाँ पे ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन होगा इनटू द कैनालिक्यूलस। ये आपके स्टमक की वॉल, और ये वॉल में है पैराइटल सेल। और ये H+ सिक्रीशन कैसे होता है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि CO2 जो है ना ब्लड का, इट एंटर्स द सेल एंड कंबाइंस विथ वाटर टू फॉर्म H2CO3। वही रिएक्शन है सब जगह पे। H2CO3 विल स्प्लिट इनटू H+ एंड HCO3-, बराबर। ये CO2 ब्लड में से आया पैराइटल सेल में, देन CO2 + H2O, H2CO3, इट विल स्प्लिट इनटू H+ एंड HCO3-, और फिर ये H+ है ना, ये प्रोटॉन, ये सिक्रीट होगा इनटू द कैनालिक्यूलस। बाइकार्बोनेट जो है ना वो एक्सचेंज होगा, मतलब यहाँ से वो ब्लड में चला जाएगा, और क्लोराइड जो है वो ब्लड से यहाँ पे आएगा बाय क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, जो कि फिर H+ और ये क्लोराइड HCl सिक्रीशन विल हैपन इन द ल्यूमेन ऑफ द स्टमक। ये ल्यूमेन है, ये स्टमक की वॉल है और ये ल्यूमेन है, तो स्टमक में ये सिक्रीट होगा HCl। मैंने सिंपल करके बताया है। जो बात मुझे बतानी है वो ये है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अल्कलाइन टाइड। कभी अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज अल्कलाइन टाइड, जितना ज्यादा एसिड का सिक्रीशन होगा ना बाय द पैराइटल सेल, उतनी ज्यादा अल्कलीज विल गेट एडेड इनटू द ब्लड। देखो ना, जितना ज्यादा एसिड सिक्रीशन या प्रोटॉन का सिक्रीशन होगा ना, यहां पे प्रोटॉन पंप है, ये प्रोटॉन पंप है, H+K+ एटीपेज पंप या प्रोटॉन पंप। तो जितना ज्यादा एसिड सिक्रीशन होने वाला है ना, उतना ही इक्विवेलेंट या इक्विमोलर बाइकार्बोनेट विल बी गेटिंग एडेड टू द ब्लड, और वो यूरिन में भी सिक्रीट होगा, यूरिन में भी एक्सक्रीट होगा बाइकार्बोनेट। तो यूरिन में एक्सेसिव बाइकार्बोनेट सिक्रीशन या एक्सक्रीशन होना इज कॉल्ड एज अल्कलाइन टाइड। टाइड आ गई है ऐसा कहते हैं ना जो, तो वो एक अल्कलाइन टाइड मुझे जस्ट बताना था आपको। रेगुलेशन ऑफ HCl सिक्रीशन, सिंपल सी बात है, 3 रेगुलेटर्स है, 3 रेगुलेटर्स है, याद करो, न्यूरोक्राइन, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन। 3 तरह के रिसेप्टर्स है पैराइटल सेल पे।
तो इसका रेगुलेशन जो है वो न्यूरोक्राइन, एंडोक्राइन और पैराक्राइन। न्यूरोक्राइन कौन सा है? वेगस। वेगस मतलब कि एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है मस्कैरिनिक रिसेप्टर। हमने एएनएस में देखा था ये कि मस्कैरिनिक रिसेप्टर ऑफ एसिटाइल कोलिन। कौन सा मस्कैरिनिक? M3 मस्कैरिनिक रिसेप्टर यहां पे। उसके बाद एंडोक्राइन रेगुलेशन जो है वो भी हम देख चुके हैं एक्चुअली, गैस्ट्रिन हार्मोन। स्टमक वॉल में ही आगे जी सेल एट द पाइलोरस, वहां गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट होगा, फिर वाया सर्कुलेशन वो यहां तक आएगा और गैस्ट्रिन रिसेप्टर जो है उसके ऊपर काम करेगा, गैस्ट्रिन रिसेप्टर, और वो HCl को स्टिमुलेट करेगा। और तीसरा पैराक्राइन, ये भी देख चुके हैं एक्चुअली, आपको याद है हिस्टामिन बताते वक्त मैंने बताया था, ECL सेल, इसी के बाजू में स्टमक वॉल में वो ECL सेल है, ठीक है। व्हाट इज पैराक्राइन रेगुलेशन मालूम है? बाजू बाजू में होते हैं दो सेल्स, तो ये ECL सेल है ना, ये हिस्टामिन को सिक्रीट कराएगी, और ब्लड के थ्रू जाए बगैर अगर ये इसके ऊपर एक्ट करता है ना तो उसको पैराक्राइन रेगुलेशन कहते हैं, विदाउट हैविंग टू गो थ्रू द ब्लड। हार्मोन्स को ब्लड के थ्रू जाना पड़ता है ना, लेकिन इनको नहीं जाना पड़ता। तो हिस्टामिन विल एक्ट वाया H2 रिसेप्टर। ये सारे हैं, लेकिन एक ये सारे जो है उसके स्टिमुलेटर्स, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, हिस्टामिन का रोल ना वो पाइवोटल रोल माना जाता है। इट इज कॉल्ड एज पोटेंशिएटिंग इफेक्ट, यानी हिस्टामिन खुद तो करेगा ही करेगा वाया H2 रिसेप्टर्स, HCl का सिक्रेशन करवाएगा, बाकी दो जो है ना एसिटाइल कोलिन और गैस्ट्रिन, उनके एक्शंस भी H2 रिसेप्टर के थ्रू और पोटेंशिएट होंगे। तो याद रखो इसका रोल, हिस्टामिन का रोल बहुत पाइवोटल रोल है, और इसीलिए एंटी हिस्टामिनिक्स जो साइमेटिडिन, रैनिटिडिन, ये जब देते हैं ना तो 90% ज़्यादा सिक्रीशन जो है एसिड का ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि हिस्टामिन का रोल बहुत सेंट्रल रोल है। बाकी दो स्टिमुलेटर्स को भी उन एक्शन को पोटेंशिएट करवा देता है वो।